नमस्ते। 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थाओं अर्थात कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, जिन्हें हम HEI कहते हैं, में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देशों के प्रावधानों को पढ़कर यह स्पष्ट हो गया कि सनातनी समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के अपराधीकरण का प्रयास किया जा रहा है। समाज में विरोध के स्वर उभरे, चाहे सोशल मीडिया हो या सड़क। मामले की गंभीरता को समझते हुए सरयू ट्रस्ट के राहुल दीवान और अन्य ने इन दिशा निर्देशों को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसकी प्रथम सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने दिशा निर्देशों को एक प्रकार से स्थगित कर दिया। न्यायालय में हुई संक्षिप्त सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या हम जाति विहीन समाज बनाने की प्रक्रिया में जितना आगे बढ़े हैं, उस प्रक्रिया को हम फिर से पीछे ले जा रहे हैं। साथ ही न्यायालय ने कहा कि ऐसे लोगों की समिति द्वारा इन दिशा निर्देशों की समीक्षा होनी चाहिए जो भारत की सामाजिक समस्याओं से परिचित हों। यहाँ यह रेखांकित करना उचित होगा कि ऐसे नियमों को विधिक चुनौती देने के लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज सेटअप तैयार करने की आवश्यकता है। यह सही है कि जाति का विषय बहुत ही बृहद है और साथ ही पेचीदा भी, इसलिए एक ही वीडियो में सभी विषयों का समावेश करना असंभव है। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि यूजीसी के वर्तमान दिशा निर्देशों के पीछे का हालिया इतिहास क्या रहा है और यह क्यों समाज को बांटने का एक कुत्सित यानी समाज में वैमनस्यता भरने की बुरी नीयत से प्रेरित लगता है। इस समय पूरे देश का ध्यान इस विषय पर है। अतः आपको पता होगा कि इसमें पिछले प्रारूप में गलत शिकायतों के लिए आर्थिक दंड के प्रावधान को हटा दिया गया है। अर्थात यदि कोई गलत नियत से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई झूठा आरोप लगाता है तो आरोपी के पास बचाव का कोई साधन नहीं। एक और प्रावधान है जो खतरनाक है। यूजीसी के इसी विषय पर 2012 में जारी दिशा निर्देशों में यह व्यवस्था थी कि जातिगत आधार पर भेदभाव का शिकार कोई भी व्यक्ति उस संस्थान के एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर से शिकायत करेगा। वह अधिकारी इसकी प्रारंभिक जांच करेगा और फिर आगे की कार्यवाही होगी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार पीड़ित को एक हेल्पलाइन पर कॉल करना होगा और यदि उसकी शिकायत के अनुसार किसी पुलिस केस के बनने का अंदेशा मात्र भी हो, तब वह शिकायत तुरंत पुलिस को दे दी जाएगी और पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अर्थात आरोप मात्र लगते ही आरोपी पर पुलिस केस बनने का खतरा मंडराने लगेगा। और छात्र जीवन में यह बहुत बड़ा भय होता है, क्योंकि एक केस से आपके पूरे जीवन और करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थाओं के परिसर में इक्विटी स्क्वाड्स के प्रावधान ने इन दिशा निर्देशों को और भी खतरनाक बना दिया है। आप कल्पना कीजिए कि आप कॉलेज में क्लास कर रहे हैं या अपने मित्रों के साथ कैंटीन में थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं और एक टीम उधर से गुजरती हुई दिखाई देती है और आप एकदम से चुप हो जाएं, क्योंकि उस टीम से कोई एकदम से जाकर शिकायत कर देगा और फौरन कार्रवाई शुरू हो जाएगी। स्पष्ट है, तब कॉलेजों के कैंपस ना होकर या तो युद्ध का मैदान लगेंगे या किसी खतरनाक कैंप की तरह लगेंगे। इन दिशा निर्देशों में पहली बार अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC ST के अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को पीड़ितों की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसका भी अपना एक इतिहास है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यह समझना आवश्यक है कि किया क्या गया है। एक और है SC ST और OBC, तो फिर बचा कौन? सामान्य वर्ग। दिशा निर्देशों में यह कतई नहीं कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति उसकी जाति के आधार पर की गई प्रताड़ना के विरुद्ध शिकायत कर सकता है। यह मान लिया गया है कि आरोपी मात्र सामान्य वर्ग का व्यक्ति ही हो सकता है और पीड़ित मात्र SC ST और OBC। विशुद्ध न्याय की दृष्टि से यह प्रावधान न सिर्फ कमजोर है, वरन इसकी कमजोरी स्पष्ट दिखती है। न्याय का सीधा सादा प्राकृतिक सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगने के बाद आरोपों की यथावत जांच हो, उसको अपनी बात रखने का अधिकार हो और उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनों के आलोक में एक संतुलित निर्णय दिया जाए। यह न्याय का ऐसा सिद्धांत है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। अब इस पूरे प्रकरण के पिछले लगभग 2 दशक के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। बात आरंभ होती है 2006 में। 4 जुलाई 2006 को एक प्रमुख समाचार पत्र में रिपोर्ट छपती है कि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि दिल्ली का एम्स,
यहाँ पर SC/ST छात्रों के प्रति भेदभाव हो रहा है और हॉस्टलों में घेटोइजेशन हो रहा है, यानी कि SC/ST छात्र एक सीमित हॉस्टल, कुछ ही सीमित हॉस्टलों में रह रहे हैं और वो अन्य वर्गों के छात्रों के साथ नहीं रहते, बल्कि अपने कमरे वो चेंज करवा रहे हैं इस भय से कि दूसरी जाति के छात्र उन हॉस्टलों में रह रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि अनुसूचित जाति जनजाति छात्र भय में जी रहे हैं क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एम्स में OBC कोटा को लागू करने का निर्णय ले लिया है और उसके विरोध में एम्स के छात्र और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर खड़े हो गए हैं। यह भी आरोप लगा कि इस विद्रोह को एम्स के तत्कालीन निदेशक P वेणुगोपाल हवा दे रहे हैं। वस्तुतः यूथ फॉर इक्वालिटी नाम के एक संगठन जिसमें IIT और IIM के छात्र और कुछ वरिष्ठ लोग थे ने एंटी कोटा मुहिम चला रखी थी, जिसके तहत एम्स में मई और जून 2006 में एक लंबी स्ट्राइक हुई जो सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हुई। इसकी प्रतिक्रिया में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने एक समिति गठित की। इसकी अध्यक्षता सुखदेव थोराट को दी गई। थोराट उस समय UGC के अध्यक्ष थे। उनकी रिपोर्ट यह कहती है कि एम्स में जातिगत आधार पर SC/ST के साथ भेदभाव होता है। यह रिपोर्ट 2007 के अंत और 2008 के आरंभ में आती है। इसके पश्चात थोराट के नेतृत्व में UGC नए दिशा निर्देश लाती है जिसे नाम दिया जाता है UGC प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 2012, जिसके कुछ प्रावधानों का उल्लेख हमने अभी किया है। 2019 में एक छात्र पायल तड़वी की आत्महत्या के बाद भी यह आरोप लगे कि उनकी मृत्यु जातिगत भेदभाव से उपजे विषाद के कारण हुई। 2019 में रोहित और पायल की माताजी सर्वोच्च न्यायालय पहुंचती हैं इस याचिका के साथ कि 2012 के UGC के दिशा निर्देशों का यथोचित पालन नहीं हो रहा। इस याचिका की अगुवाई इंदिरा जयसिंह करती हैं। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि याचिका में नए दिशा निर्देशों की मांग ना करते हुए यह बात कही गई थी कि तत्कालीन दिशा निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जाए। याचिका में किसी नए नियम या किसी नए वर्ग को शामिल करने की बात नहीं थी। मामला चलता है और 2025 में सर्वोच्च न्यायालय UGC को इस विषय को लेकर जो यथोचित है वह करने का निर्देश देता है। UGC नए दिशा निर्देशों के प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट को सार्वजनिक करते हुए लोगों से सुझाव आमंत्रित किया। इसके पश्चात दो महत्वपूर्ण गतिविधियां होती हैं। एक, ऑल इंडिया OBC स्टूडेंट्स एसोसिएशन UGC को एक विस्तृत सुझाव देता है जिसका मूल यह है कि जातिगत प्रताड़ना के अंतर्गत आने वाले छात्रों की श्रेणी में OBC के छात्रों को भी रखा जाए। दूसरा, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति एक अनुशंसा करती है कि UGC के दिशा निर्देशों में OBC को भी शामिल किया जाए क्योंकि वह संविधान के अनुसार सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप्स में आते हैं। हालांकि जब मामला गरमाया तब दिग्विजय सिंह जी का कहना है कि इसमें गलत शिकायत को दंडित करने के प्रावधान के बारे में समिति ने कोई अनुशंसा नहीं दी थी। अब यहाँ दो प्रश्न हैं। एक, गलत शिकायत से संबंधित आर्थिक दंड का प्रावधान क्यों हटाया गया और कौन यह चाहता था? दो, क्या UGC ने इस पूरे प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले इसको न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत की कसौटी पर कसा था? तीसरे, क्या यदि यह कहा जाता कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है तो क्या यह पर्याप्त नहीं होता? क्या यह समानता के विरुद्ध होता? मामला न्यायालय में है और आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, किंतु यह मात्र एक या दो दिशा निर्देशों की बात नहीं है। हमें यह देखना होगा कि कास्ट बेस्ड नैरेटिव की उत्पत्ति कब कहां से हुई, भारत में यह क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया, सनातन समाज के भीतर यह कैसे इतने गहरे बैठ गया और क्या सनातन समाज इस स्थिति में है कि इस नैरेटिव को बदल पाए। इसके लिए निरंतर संवाद की आवश्यकता होगी। इस विषय पर हम आगे भी वीडियो लेकर आएंगे और इस विषय की जटिलता को समझते हुए आगे की कार्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्ते।